नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित राज्य के विधानसभा चुनाव के आए नतीजों में कांग्रेस पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हम लोगों के जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं और लाखों लोगों का आभार जिन्होंने हमें जमीन पर समर्थन दिया। हम अपने मूल्यों और अपने आदर्शों के लिए लड़ते रहेंगे। वहीं पर इस विधानसभा चुनाव के परिणामों में काफी उलटफेर भी देखने को मिला है। इस बार बंगाल चुनाव में सीएम ममता बनर्जी खुद अपनी सीट तक नहीं बचा पाई। नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के हाथों उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। ममता ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। वहीं पर चुनावी राज्यों से कोरोना काल में जश्न की खबरें सामने आने के बाद में भारत निर्वाचन आयोग ने विजय जुलूस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि इसके बावजूद भी चुनाव आयोग का यह कहना है कि कई राज्यों से उल्लंघन की खबरें अब भी सामने आ रही है। हालांकि बंगाल में बीजेपी की हार ने एक बार फिर से बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि इस कोरोना काल में लाखों की रैली के जरिए मोदी सरकार ममता दीदी पर हावी क्यों नहीं हो पाई। मैं तो आपने देखा किस तरीके से लगातार चुनाव के परिणाम आने के साथ ही लगातार यहां पर उलटफेर भी देखने को मिल रहा है। और साथ ही कुछ समय पहले जहां पर ममता दीदी की जीत को लेकर लगातार बातें चल रही थी, तो उसके बाद में अब जैसे जैसे और काउंटिंग आगे बढ़ी उसके बाद में परिणाम क्लियर हुए। ममता बनर्जी नंदीग्राम से अपनी सीट हार गई है। वो बात अलग है कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से ममता दीदी के सानिध्य में टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार संजय राय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही आपको बता दें बीजेपी से आशीष चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। टीएमसी से हमारे साथ दयाशंकर जी जुड़ गए हैं। दयाशंकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नाकर जी, पहले मैं सब माफ कीजिएगा संजय जी, जिस तरीके से आपके पास सबसे पहले आना चाहूंगी, अभी हाल ही में कुछ देर पहले जो खबरें आई थी कि ममता दीदी जो है वो वहां से जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि जैसे जैसे काउंटिंग बढ़ी उसके बाद में क्लियर हुआ कि अभी वो वहां से हार गई है। लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी, माफ कीजिएगा, टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। इसे आप कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और इसके अलावा तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वो लगातार वहां पर रैली करते हुए नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरा मन बना चुकी थी कि हमारी सरकार यहाँ पर आने वाले दिनों में बनती हुई नजर आने वाली है। लेकिन जिस तरीके से दहाई का आंकड़ा भी वो यहाँ पर छूते हुए नजर नहीं आ रहे, क्या लगता है, क्या कुछ वजह मानते हैं खास इसमें? देखिए, बंगाल के चुनाव पर पूरे देश की ही नहीं पूरे विश्व की निगाह अटकी हुई थी। कारण ये था कि वहां पर ये एक क्षेत्रीय पार्टी और एक राष्ट्रीय पार्टी के बीच का जिसे कहा जाए कि अच्छी लड़ाई थी, जिससे कि तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री जी स्वयं लग रहे थे, पूरा मैनेज देख रहे थे। और ये भी बहुत ही ज्यादा रोचक हो गया था, जबकि अन्य जगह भी चार राज्यों में चुनाव थे और 4 राज्यों पे उतना प्रेशर नहीं था, ना मीडिया में कोई हाइप था। केवल की ममता बनर्जी को 10 साल चुनाव ये शासन करते हो गया था, 2 टर्म हो चुका था, ये तीसरा टर्म होगा, जिसकी वजह से ये अब तीसरा टर्म भी क्या कहें, अब एकाएक देखिए परिणाम अभी और बदलेंगे। थोड़े से परिणाम अभी रुके हुए हैं, वो और बदलाव आएंगे कि जो जीत में है, जो कि अभी देखिए 213 पे आ रही है। एक समय था कि बिल्कुल ये पीछे हट गए थे, भारतीय जनता पार्टी कभी आगे थी स्टार्टिंग में रुझान में, और अभी भी परिणाम आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि जो परिणाम थे वो 218 220 के आसपास पहुंचने लगे थे टीएमसी के। लेकिन जैसे जैसे क्लियर होती जा रही है फिगर और परिणाम आ रहे हैं आंकड़ों के हिसाब से और तुरंत एक दूसरे के हिसाब से कि चल रहा है,
तो लेकिन अब परिणाम आए हैं तो ममता बनर्जी 1900 कुछ वोट से वो हारी हैं। तो ये देखिए ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है, लेकिन उनके लिए रास्ता बंद नहीं हुआ। मैं एक चीज कहूंगा कि उनके लिए विधान परिषद भी है और भी हैं, या और अन्य कोई विधायक की सीट खाली करा लेंगे वो मुख्यमंत्री से, तो उनको कोई नहीं रोक पाएगा, ये निश्चित है। लेकिन इसे कैसे देखते हैं आप संजय जी? जिस तरीके से आपने बताया कि वाकई ऐसा नहीं है कि उनके लिए रास्ते बंद हुए, लेकिन क्या वजह मानते हैं उनकी हार की? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से राइट हैंड बन के जब उनके साथ में वो जुड़े हुए थे तब काम करते हुए नजर आ रहे थे, तमाम जो भी सरकार की ओर से गाइडलाइंस दी जाती थी या जो भी सरकारी कामकाज दिए जाते थे वो शुभेंदु अधिकारी के द्वारा ही आम जन जो है उनके पास पहुंचाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी से जनता जो थी वहां की वो इतनी ज्यादा अटैच हो चुकी थी कि ये एक शायद बड़ी वजह रही वहां से उनकी जीत की। जी बिल्कुल, ये भी किसको कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी रणनीति होती है वो इस पे ज्यादा कारगर थी कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी को वहां से तोड़ा, उसको अपनी पार्टी में लिया, लेने के बाद 3 से आज 78 पे पहुंच गए। वो बहुत बड़ी बात है। तीन सीटें जहां पर कुल 3 की, उनकी 78 पहुंच जाना। लेकिन सर सपने तो सरकार बनाने के देख रहे थे वो लोग। 200 के पार का नारा दिया था तमाम रैलियों में। हाँ, कोई भी है वो दावे हर पार्टी करती है कि हम इतने से जीतेंगे, हम इतने से जीतेंगे, 200 से। उनके क्या चीज है, हम लोग ये चीज देखिए कि तृणमूल कांग्रेस के बारे में जितने भी चुनावी जो आकलन आई थी परिणामों के लिए, परिणामों से पहले, जिसे कहते हैं कि एग्जिट पोल, उसमें भी तृणमूल की सीटें जितनी बताई गई, कई ने इसको इसी हिसाब से बताया था कि 200 से प्लस ही आएंगी। एक दो ने, कुछ ने 200 के आसपास बताया था, लेकिन किसी ने भी एक को छोड़ के, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, एक को छोड़ के किसी ने भी बीजेपी को क्लीन स्वीप नहीं दिखाया था कि वो आ जाएंगे। तो बहुत सारी चीज हैं, और जनता क्या कर रही है, जनता किसी को कर कुछ रही है, अब दिखाती कुछ है, वोट पे तब्दील बहुत सारी चीजें होती हैं। इन सब चीजों पर भी लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो काम करेगा वो जीतेगा। अब ममता बनर्जी किस लिए चुनाव हार गई ये तो वो जाने, और वहां पर शुभेंदु को निश्चित है कि वो जमीन पर रह करके और लोकल वहां का कैंडिडेट होने की वजह से भी ये बात आई कि जो वो वहीं का रहने वाला था और वहीं के रहने वाले हैं, तो वो उसके लिए भी लोगों के बीच में बिल्कुल वहाँ के एरिया के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वहाँ के लोगों पे आपकी अच्छी पकड़ है, कोई भी समस्या कोई भी परेशानी है तो वहाँ के लोग सीधा आपसे बात करेंगे, सीएम के पास वो नहीं भी पहुंच पाते बहुत बात, तो शायद यही वजह रही है कि वहाँ से शुभेंदु अधिकारी जीतते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल संजय जी दोबारा आपका रुख करेंगे, साथ ही आशीष चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जिस तरीके से फिलहाल वहाँ पर जो टीवी स्क्रीन पर आंकड़े हैं वो 78 के आसपास यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिखते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है क्या कुछ मंथन किया जाएगा, क्या कुछ ऐसी बड़ी कमियां रही जिसकी वजह से 200 की सीटें जो जीतने का ख्वाब था वो टूट गया? देखिए प्रीति जी, हमको ये जो चुनाव परिणाम आए हैं आज 4 राज्यों के और 1 केंद्र शासित प्रदेश के, इसको बहुत समग्रता से देखना पड़ेगा। असम में हम सरकार में थे और हम वहां पे दोबारा सरकार बना रहे हैं पूर्ण बहुमत के साथ, तो ये हमारी एक उपलब्धि है। बंगाल की अगर हम बात करें तो हमको थोड़ा पिछले चढ़ना पड़ेगा कि 2011 में जब हमारे पास एक भी सीट नहीं थी, 2016 की बात करें तो हमारे पास मात्र 3 सीटें थी, और कांग्रेस और लेफ्ट जिनकी 70 करीब सीटें थी और कांग्रेस की 42 सीटें थी वो आज 0 पर आ गए हैं, और 3 से लेकर के हमारा ये 80-82 सीटों का ये सफर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बात सही है कि हमारा जो आकलन था कि हम वहां पे सरकार बनाएंगे वो हम नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन जो भी हमारी ये सफर है, हमारा राजनीतिक सफर बंगाल को लेकर के, ये निश्चित रूप से एक उपलब्धि वाला सफर है और हम एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। अब देखिए जहां तक समीक्षा है, आकलन है, वो तो अब चलते रहेंगे कि क्या कारण रहे कि हम अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए, लेकिन फिर भी हमने जो आज के जो परिणाम है उसमें हमने, आप देखिए कि पिछले चुनाव की अपेक्षा में बहुत बड़ी एक जिसे कहते हैं ना बढ़त हासिल की है। 3 से 82 तक का सफर, मैं भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा हूँ तो उसमें हमें 82 सीटों पे बढ़त बता रहे हैं और तृणमूल को 208 पे बता रहे हैं। और देखिए आप तो किसी भी सिटिंग मुख्यमंत्री का हारना अपने आप में एक बहुत ही निराशाजनक होता है कि कहीं ना कहीं आप देखिए कि नंदीग्राम की अगर जनता की बात करें तो उन्होंने तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नकारा है। अब इसका तृणमूल कैसे आकलन करेगी ये उनका आंतरिक मामला है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि उसने एक सिटिंग मुख्यमंत्री को नंदीग्राम में, जो कि बहुत बड़ा एक बैटल ग्राउंड रहा है लेफ्ट के साथ जब ममता जी की लड़ाई हुई थी, तो वहां पे उनको हराना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है,
आशीष जी, जिस तरीके से आपने बताया कि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें आपने कहा कि हमारी ओर से अच्छा प्रदर्शन वहां पर किया गया है। असम में एक बार फिर से हमारी सरकार बनती हुई वहां पर नजर आ रही है। आप मानते हैं कि वाकई कुछ विकास के कामकाज या जनहित के मुद्दे आप लोगों की ओर से उठाए गए थे? जनहित में कुछ फैसले आप लोगों ने असम की सरकार में रहते हुए ऐसे लिए थे कि उन सब को यहाँ पर अपनाते हुए कि वाकई सरकार की ओर से अच्छा कामकाज किया गया है, इस वजह से एक बार दोबारा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया गया है? और अगर ऐसा है तो आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर भी विकास के मुद्दों को ध्यान में रखकर ही इस बार फिर से ममता बनर्जी को जिता दिया? देखिए, जहां तक बंगाल की बात है तो मैं पहले बंगाल पे आना चाहूंगा। देखिए, बंगाल में जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे अभी हमारा कैडर पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। और वहां पे जिस तरह की राजनीति होती है, एक वायलेंस वाली राजनीति, देखिए देश के अन्य प्रदेशों में इस तरह की राजनीति नहीं होती है। आप देखिए, हम राजस्थान में हैं, आसाम की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सौहार्द रहता है। लेकिन आप देखिए आज की जो घटनाएं वहां पे दिख रही है कि किस तरह से वहां पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों को जलाया जा रहा है, वेंडलाइज किया जा रहा है, कैंडिडेट की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो राजनीति है जो पहले लेफ्ट करती थी, जिसको आगे ममता जी ने भी बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं वहां पे राजनीति का एक लेकिन इस मुद्दे को है। सर भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी उठाया गया था। वो बेशक किसी भी बड़े नेता की गाड़ी पर हमले का मुद्दा हो, तमाम बातें ऐसी बहुत उठाई गई थी भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि गुंडागर्दी बहुत हो रही है। प्रीति जी, मैं तो आज ही की घटनाओं का जिक्र कर रहा हूँ। आज ही देखिए हमारे आराम बाग में जो ऑफिस है, हुबली में जो ऑफिस है, उनको वेंडलाइज किया गया, उनको जलाया गया है। आप आशीष जी, लेकिन सवाल ये है ना कि चलिए अब तो रिजल्ट आ गया, इसलिए हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। लेकिन जब रिजल्ट नहीं आया था, जब वहां पर चुनावी रैलियां चल रही थी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे को काफी भुनाया गया था कि यहाँ पर हिंसक राजनीति होती है, गुंडागर्दी यहाँ पर काफी बड़ी, उसके बावजूद भी ये स्थिति। देखिए प्रीति जी, जहां तक मुद्दों की बात है तो मुद्दे तो बहुत है, मुद्दे वो आज भी बने हुए हैं। अगर तोलाबाजी का हम मुद्दा देखें, जो कमीशन ये खाते हैं, वो मुद्दा आज भी ज्वलंत है, वो बना हुआ है। तुष्टीकरण का मुद्दा है, वो बना हुआ है। किसान सम्मान निधि किसानों तक नहीं पहुंची, ये मुद्दा आज भी जीवित है। किस तरह से आयुष्मान भारत के फायदे वहां नहीं पहुंच पा रहे, सब जीवित मुद्दे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी हम आपका आकलन करेंगे कि हम जनता को नहीं समझा पाए या जनता में एक विश्वास नहीं हुआ। लेकिन देखिए 3 सीटों से एक प्रमुख विपक्षी दल का बनना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, दोबारा आपका रुख करेंगे दयाशंकर जी। जिस तरीके से अभी तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपने भी उनकी बातें सुनी कि किस तरीके से क्या कुछ अभी चुनाव के जो परिणाम धीरे धीरे आते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर उनकी ओर से प्रतिक्रिया दी गई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि एक बार फिर से बंगाल में टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। वो बात अलग है कि अनफॉर्चुनेटली जो सीएम ममता बनर्जी है वो नंदीग्राम से यहाँ पर हारती हुई नजर आई। क्या कुछ आपको लगता है, क्या कुछ ऐसी खास वजह रही जिस तरीके से नंदीग्राम, क्योंकि एक और होता है कि शायद इतिहास में कभी ऐसा हुआ हो कि सीएम जो है वो खुद की सीट वहां से हार गया है जहां से लोगों को उम्मीद थी, और उनकी पार्टी जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है? दयाशंकर जी। देखिए प्रीति जी, सबसे पहले सभी लोगों को, जनता को धन्यवाद। पहली बात कि चुनौती को स्वीकार करना ही जीत होता है। जिस प्रकार से दीदी ने चुनौती को स्वीकार किया नंदीग्राम से शुभेंदु जी के, तो दीदी तो उसी समय जीत चुकी थी। कुछ लोग तो चुनौती को स्वीकार ही नहीं करते हैं, सत्य बात को मानते ही नहीं है, तो फिर उसी को कहते हैं जो चुनौती स्वीकार करे। जीत हार अपने जगह है, लेकिन देखिए फिर भी दीदी ने, अगर दीदी को ऐसा रहता कि हमें सिर्फ जीतने से मतलब है, तो अपने सेफ जगह से, जैसे हर पार्टियों के नेता अपने जगह सेफ सीट से लड़ते हैं, और यदि आप लीडर हो, निर्भीक हो, लीडर हो, नेता हो, तो आप कहीं से जाके लड़ सकते हो, सेफ सीट नहीं खोजते हो। तो चुनौती स्वीकार करना ही दीदी की जीत थी। और रही बात सीएमओ की जीतने की, तो झारखंड के सीएम जो थे, ठीक है, वो न तो अपनी सरकार बचाए, तत्काल की घटना है जी, वो भाजपा के ही थे, और खंडूरी साहब को जानती होंगी, वो भी सरकार भी चली गई, ये भी चला गया। तो ये बड़ा ही हास्यप्रद स्थिति रही। रही बात, एक सीएम को देश के प्रधानमंत्री के द्वारा गृह मंत्री, 100 सांसद से ऊपर, उसके बाद सैकड़ों और भी लोग, कुछ संस्थान, उसके बाद 2-4 सीएमओ के द्वारा लगने के बाद पूरा वो क्या बोलते हैं, वीजा लेके, जैसे वहाँ पे टूरिस्ट वीजा 2-3 महीने का लेकर पहुंचकर प्रचार करना, उसके बाद जनता के द्वारा उनको
ठीक है संजय जी, जिस तरीके से वो बात अलग है, दयाशंकर जी की पूरी बात अभी हम नहीं सुन पाए, दोबारा उनसे संपर्क करेंगे तो जो भी वो अपना कंप्लीट वक्तव्य कह रहे थे वो सुनेंगे। लेकिन जितनी भी बातें अभी उनकी ओर से कही गई है, वाकई कहीं ना कहीं कह सकते हैं, बेशक उन्हें इस बात की खुशी हो कि सरकार वहां पर दोबारा से टीएमसी की बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वाकई अपने सीएम का अगर एक तरीके से हार जाना, वो भी उन्हीं के पार्टी में जो पहले कैंडिडेट हुआ करते थे, आज वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और वो वहां से चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ हद तक निराश तो इंसान हो सकता है। उन्हें भी कहीं ना कहीं बुरा तो लग ही रहा होगा कि एक और जहां पर पूरे बंगाल में जश्न का माहौल मनाया जा रहा है, लोग जो है वो काफी खुश है इस बात को कि दोबारा से टीएमसी की सरकार बन रही है, ममता बनर्जी यहाँ पर चेहरा होगी, लेकिन वही एक सीट से हार जाती है। जी ऐसा कुछ नहीं है। अभी देखिए, मैं आपको बता दूं कि मेरे पे जो जानकारी है उसके मुताबिक अभी जो नंदीग्राम पर है दोबारा से रिकाउंटिंग चल रही है, क्योंकि टीएमसी ने, मैं अभी आपको ये अपडेट कर रहा हूं जो कि मेरे पास जो सूचनाएं आई हैं, वहां पर रिकाउंटिंग की अपील टीएमसी ने की है और वहां पर रिकाउंटिंग चल रही है। अभी परिणाम बहुत कुछ बदलाव आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये नंदीग्राम का है और सब चीजें हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग र्यूमर्स के हिसाब से, क्योंकि हम लोग तो स्टूडियो में बैठे हैं या जहां भी बैठे हैं, लेकिन वहां भी जो सूचनाएं आ रही हैं ऑथेंटिक नहीं आ पा रही हैं अभी। और कुछ देर में हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कुछ ही देर में ये सूचनाएं भी अलग अलग क्या फाइनलाइज चुनाव आयोग देगा। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि वहां पर केंद्रीय एजेंसियां लगी हुई थी और तमाम आरोप लगाए हैं, वो अलग एक मुद्दा बनेगा। उन्होंने एक चुनावी वक्तव्य दिया है या जो भी चीज किया है, हम ये कहेंगे कि ममता बनर्जी ने नंदीग्राम को हल्के में लिया। और एक बात और चीज थी कि कोई भी अगर मुख्यमंत्री चुनाव में आता है तो वो 2 सीट से लड़ता है, 2 सीट से लड़ते हैं। और हार जीत का इन्होंने एक ही सीट पर केंद्रित किया अपने आप को कि नंदीग्राम से लड़ेंगे। उनका खास आदमी, उनका राइट हैंड था शुभेंदु अधिकारी, वो उनके अगेंस्ट में था, सारी उनके लूप होल्स को जानता था और हर चीज को करते रहे। अब हार जीत का ही देखें कि जोशी जी राजस्थान में थे, एक वोट से हार गए। वोट का हारना जीतना एक वोट का भी अंतर होता, मात्र एक वोट से वे हारे थे और मुख्यमंत्री थे। ये भी चीजें होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। एक वोट से अटल जी की सरकार गिर गई। तो बहुत चीजें होती हैं राजनीति में। क्या उठा पटक होगी, किस तरह से होगा, अभी रिकाउंटिंग हो रही है, अभी हो सकता है कि परिणाम बदल जाए। बिल्कुल होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चेंजेस आती। बिल्कुल संजय जी, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि जिस तरीके के बिल्कुल कुछ देर पहले जो खबरें चली थी उनमें ममता बनर्जी की जीत के दावे किए जा रहे थे, उसके बाद में पता चला कि वाकई वहां से वो हारती हुई नजर आ रही है। और जिस तरीके से आपने अभी तमाम दर्शकों को जो अपडेट दिया कि वाकई वहां पर रिकाउंटिंग की बात कही गई है और वो वहां पर चलती हुई भी नजर आ रही है, तो देखने वाली बात होगी कि वाकई जो परिणाम पहले थे वही वहां पर रहते हैं या वहां पर चेंजेस होते हुए नजर आते। दयाशंकर जी हमारे साथ दोबारा बन गए। दयाशंकर जी, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए, जिस प्रकार से दीदी ने, अभी तो रिकाउंटिंग चल रही है, जिस तरह से स्वीकार किया कि मान लीजिए कि जनता का जो भी बहुमत रहा, पूरे बंगाल में बहुमत दिया, नंदीग्राम से संभवतः अभी तो उस पर विराम लगाया जाए। क्या देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया? देश के प्रधानमंत्री महोदय हर चुनाव में जिस तरह से ट्वीट करते थे, हर चरण में कि लोग अपील करते थे, क्या ये स्वीकार करेंगे कि यदि टीएमसी जीतती है तो हमारी हार हुई है? क्या गृह मंत्री महोदय स्वीकार करेंगे? जी बिल्कुल, आपके सवाल आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे इनका जवाब लेंगे। जी आशीष जी। देखिए प्रीति जी, जहां तक जीत और हार की बात है, देखिए अभी जो तस्वीर सामने आ रही है बंगाल की, उसमें तृणमूल कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। और तो हम इसको अस्वीकार तो कर नहीं सकते ना, जो जनादेश है उसको तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। उसको कोई भी अस्वीकार नहीं करना। प्रधानमंत्री जी अस्वीकार कर रहे हैं ना, गृह मंत्री जी अस्वीकार कर रहे हैं। जो जनादेश आया है वो बिल्कुल स्वीकार्य है। लेकिन आप ये भी तो मानेंगे ना सर आशीष जी, ये बात भी तो मानेंगे ना, क्योंकि आप असम की बात करते तो आप कहते हैं कि असम में दोबारा से हमें यहाँ पर इसलिए जिताया है क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी 2 चीजें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए इसमें कि असम में हम इनकम्बेंट गवर्नमेंट में थे, 5 साल हमने शासन किया और शासन करने के बाद हमारी वहां पे पुनः वापसी हो रही है। 2016 में जब चुनाव हुए थे पिछले विधानसभा में, तब भारतीय जनता पार्टी की मात्र 3 सीटें थी, कांग्रेस की 42 सीटें थी और लेफ्ट की करीब 25 करीब सीटें थी। ठीक है, आप देखिए हम प्रमुख विपक्षी दल भी नहीं थे, जनता वहां पे त्रस्त थी और हमने जनता की आवाज बनने का वहां पे काम किया और काम कर करके हम एक विकल्प के रूप में सामने आए हैं।
देखिए, ये तो दयाशंकर जी भी मानेंगे और ये बात आप भी मानेंगे और संजय जी भी मानेंगे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक वहां पे बहुत प्रमुख विपक्षी दल भी बनी है और प्रमुख लोगों की आवाज भी बनी है, जो तृणमूल से संतुष्ट नहीं है, जो अपनी बात करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और खड़ा किया है। और आज 3 सीटों से प्रमुख विपक्षी दल के की स्थिति तक पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है। और देखिए प्रीति जी, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का पैनल नहीं, लेकिन हम अगर 5 राज्यों की बात कर रहे हैं तो हमको कई और परिणामों पे भी चर्चा करनी पड़ेगी। बिल्कुल, हमको केरल के बारे में भी बात जानना पड़ेगा कि केरल जो पिछले 40 सालों से जहाँ का ये ट्रेंड रहा है कि 5 साल में हमेशा सत्ता परिवर्तित होता है, एक बार एलडीएफ आता है, एक बार यूडीएफ आता है जी। वो सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाना। और 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रीति जी, जब वहां 20 सीटों के परिणाम आए लोकसभा के, तो 19 सीटें कांग्रेस और उसके फ्रंट ने जीती है जी। ऐसा होने के बावजूद भी वो आज सरकार नहीं बना पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की देश के प्रमुख विपक्षी दल के नाते उसकी असफलता है। जी बिल्कुल, हमारे साथ अभी कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं है, वरना उनसे ये सवाल जो आपने कहा वो भी मेरा भी उनसे यही सवाल होता कि वाकई जिस तरीके से राहुल गांधी की ओर से यहाँ पर अभी ट्वीट करके विनम्रता पूर्वक उन्होंने अपनी हार स्वीकार करी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कब तक वो अपनी विनम्रता पूरी इस तरीके से। प्रीति जी देखिए, ये ट्रेंड हम 2014 से देख रहे हैं। 2013 में जब दिल्ली में उनकी सरकार गई थी, जब शीला दीक्षित जी हारी थी, तब से लेकर के अभी तक हम बार बार ये देखते हैं कि वो हमेशा आते हैं, ट्वीट में स्वीकार करते हैं, लेकिन हमको कोई सुधार दिख नहीं रहा है। और लोकतंत्र में अगर विपक्षी मजबूत नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ये अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। तमाम मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दयाशंकर जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी जीत को लेकर लगातार यहाँ पर बातचीत चल रही है, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से काफी अच्छा प्रदर्शन पश्चिम बंगाल में किया गया था, सब लोगों की ओर से ये कहा भी गया था इस बात को लेकर कि केंद्र का चुनाव है, इस वजह से शायद भारतीय जनता पार्टी की ओर से वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया गया और मोदी को लोग पसंद करते हैं, इसलिए शायद वहां से कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के जीत के गए हैं। लेकिन ये क्षेत्रीय चुनाव है, सबको लगता है कि क्षेत्र की पार्टी है, राज्य के लोगों को अच्छी तरीके से पहचानती है, उनकी भाषा बोलती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा है कि जितने भी और राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है, अधिकतर राज्य ऐसे हैं जो हिंदी भाषी है, तो मान सकते हैं कि वाकई एक क्षेत्रीय चुनाव था, इस वजह से यहाँ पर टीएमसी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। दयाशंकर जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी, सेम सवाल मेरा आशीष जी आपसे है, क्या लगता है कि राज्य का चुनाव था, इस वजह से शायद इस तरीके से यहाँ पर शिकस्त देखने को मिली? नहीं, देखिए प्रीति जी, हमको कई चीजों को समझना पड़ेगा। देखिए, मैंने कहा जब 2016 में हमारी 3 सीटें आई और 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया तो हमने बहुत अच्छे से प्रचार वहां पे किया, अपने कैडर का थोड़ा विस्तार भी किया। बिल्कुल। और तब भी हम ये कह रहे थे कि हम 42 में से आधी सीटें लगभग हम जीतेंगे, हमारा क्लेम था कि हम 20-22 सीटें जीतेंगे। और उस समय ममता बनर्जी की तरफ से ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी 42 में से 0 सीटें जीतेंगे। आपको भी ध्यान होगा तो ममता बनर्जी लोकसभा में कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के 0 आएगा। देखिए, हमने वहां पे चुनाव लड़ा, बहुत प्रमुखता से लड़ा, क्योंकि मोदी जी देश में सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हमको एक बहुत अच्छी सफलता मिली जब 42 में से 18 सीटें हम जीते। आप देखिए, उसके पहले जब लोकसभा चुनाव हुआ था 2014 को, तो हमारी मात्र 2 सीटें थी। तो 2 से 18 तक का सफर है, और ये जो आज 3 से लेकर के 80 तक का सफर बन रहा है तो है। अब कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा कैडर इतना प्रभावी नहीं हो पाया हो ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ये तो एक आंकलन का विषय है। बिल्कुल, लेकिन निश्चित रूप से मैं इसको उपलब्धि मानता हूँ। जिस तरीके से वहाँ पर एक हिंदी भाषी राज्य है तो थोड़ा ज्यादा इजी रहता है अपनी बातें वहां तक पहुंचाने के लिए। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। वहाँ पे देखिए हमारे काफी जो स्थानीय नेता की हम बात करें, तो चाहे प्रदेश अध्यक्ष तपन घोष जी की बात करें, चाहे बाबुल सुप्रियो जी की बात करें, सब बंगाली ही हैं और बंगाली ही बोलते हैं और ये बंगाली ही लोग हैं। लेकिन कहीं न कहीं ममता बनर्जी की तरफ से एक दुष्प्रचार किया गया कि आउटसाइडर आ गए, आउटसाइडर आ गए। देखिए कि न तो मोदी जी को वहाँ पे नेतृत्व करना था बंगाल का, न अमित शाह जी को नेतृत्व करना था, लेकिन शायद जनमानस में ममता जी ये बैठाने में सफल रही कि ये बाहरी लोग आ गए हैं। ऐसा नहीं है। वहाँ जो शुभेंदु अधिकारी जी हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को आज हराया है, वो खुद बंगाल के हैं। मुकुल राय जी जो जीते हैं आज, वो भी बंगाल के ही हैं। तो सब लोग बंगाल के। तो हमारे पास वहाँ पे पूरी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है जो कि बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है जिन्होंने, और वहाँ से कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो एक समस्या है।
लेकिन अब मुझे लगता है कि अब जनता एक गंभीरता समझेगी जब हम प्रमुख विपक्षी दल रहेंगे और हम एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। कहीं ना कहीं बेशक यहाँ पर 78 के आसपास या 80 के आसपास सीट आपको मिलती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी एक बड़ा मंथन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को करने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से 200 के पार का नारा दिया जा रहा था, सरकार बने के सबने यहाँ पर संजोए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वाकई बेशक आप इस बात को नकार दे कि ठीक है सरकार नहीं बनी, हमारा जनादेश यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 200 के करीब अगर 78 या 80 की बात करें तो वाकई आंकड़ा काफी कम रह जाता है। आशीष जी दोबारा आपके पास आऊंगी। दयाशंकर जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप जी अब आप अपनी बात कंप्लीट करिएगा कि वाकई ही आपको लगता है कि एक क्षेत्रीय पार्टी होने के नाते या फिर कह सकते हैं कि राज्य का चुनाव होने के नाते यहाँ पर टीएमसी को इतना बहुमत मिलता हुआ नजर आया? देखिए, जो पिछले चुनाव की चर्चा हो रही थी लोकसभा की, जी लोकसभा में लेफ्ट ने कहीं ना कहीं अपने वोट को बीजेपी में कन्वर्ट कराया था। उसको जो उनकी 35 साल की सत्ता थी उनसे तृणमूल कांग्रेस ने सत्ता हासिल की थी और वो हमेशा द्वेष रखते रहे और वो ये सोचते रहे कि अगर हम लोग लोकसभा को हरा देंगे तो टीएमसी आने वाले चुनाव में 21 में कमजोर होगी। और जो भी व्यक्ति ऐसा करता है जिससे वो भाजपा को लाभ तो जरूर मिला, लेकिन उनको भी आज रिजल्ट पता चल गया कि उनकी हसर क्या हुई। इसलिए कोई भी राजनीतिक पार्टी है अब प्रत्यक्ष रूप से किसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जी। और अब स्थिति ये है कि जब अगला चुनाव जब होगा 26 में, तो स्थिति ये होगी कि बीजेपी पुनः जीरो पाएगी, क्योंकि अब उनको उनकी बीजेपी का तो दिन प्रतिदिन जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जनाधार ऐसा है पृथ्वी जी, कांग्रेस हमेशा जीरो नहीं पाएगी और लेफ्ट हमेशा जीरो नहीं पाएगी। उनसे जो गलती हुई है ये आकलन मूल्यांकन अपना करेंगे तो भी करेंगे। जब वो अपना वोट बैंक अपने पास ले लेंगे तो इनकी स्थिति क्या होगी? देखिए, अब अपने पार्टी के पास 43% 2016 में वोट थे, यहाँ पे लगभग 48-49% जा रहे हैं जी। अगर वो अपने 5% वोट हम लोगों से ले लें और इनसे भी अपने वोट 5-10% वापस ले लें तो स्थिति जहाँ ये थे, जहाँ से चले थे, ये वहाँ पुनः पहुंच जाएंगे। और रही बात कि हर बार 2024 में चुनाव में इनको हर बार गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, 4-4, 6-6 सीएम प्रचार करने के लिए नहीं मिलेंगे 26 में जी। आपको लगता है कि अगर कांग्रेस, दयाशंकर जी, जिस तरीके से आपने पूरी बात हमेशा कहा जाता है कि सरकार अगर अच्छी तरीके से चलानी है, अच्छी तरीके से कामकाज प्रदेश में और देश में करने हैं तो उसके लिए एक विपक्ष का मजबूत होना बेहद जरूरी है। आपको लगता है कि कांग्रेस या तमाम लेफ्ट पार्टियां जो है वो यहाँ पर मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ती तो शायद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 78 या 80 के आसपास भी सीटें मिलती हुई नजर नहीं आती? जी जी, एकदम 100%। ये पार्टियां अगर शुरू से जिस तरह से 2019 के चुनाव में इन लोगों ने खेला किया था तृणमूल कांग्रेस के साथ, अगर वो खेला नहीं करते तो आज उनके साथ इस प्रकार की खेला नहीं होती और बीजेपी इतनी सीटें नहीं पा पाती। और ये जो बातें मैं कह रहा था कि जब अगला चुनाव होगा तो संभवतः जरूरी नहीं है कि 2024 में ये प्रधानमंत्री रहे या जो लोग हैं गृह मंत्री रहे, हो सकता है कि जो भी व्यक्ति अगला प्रधानमंत्री बने वो प्रचार मंत्री बनना स्वीकार न करे। बहुत सी चीजें परिवर्तन होती रहती है, संसार का परिवर्तन नियम है, परिवर्तन होता रहता है। हर अभी तक तो रिकॉर्ड बता दिया जाए कि इससे पहले कोई प्रधानमंत्री महोदय ने नगर निगम के चुनाव में, ग्राम प्रधानी में, विधानसभा में इतना प्रचार किए हो, गृह मंत्री जी लोग किए हो, तो अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये तो भविष्य के गर्त में है। हो सकता है वो कहते भाई मैं पार्टी का अपना कार्यकर्ता होता है, प्रदेश अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, वो लोग करेगा कि प्रधानमंत्री करेगा प्रचार। ठीक है, ठीक है, जो भी आपकी ओर से बातें कही गई है आशीष जी आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले संजय जी आपके पास आना चाहूंगी। आपको नहीं लगता कि वाकई एक कड़ी इसमें ये भी जोड़ सकते हैं कि जिस तरीके से तमाम भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी चुनावी रैली देखी है उसमें सिर्फ ममता दीदी पर प्रहार किया गया है, उन पर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए हैं, कहीं पर भी कोई विकास का मॉडल ऐसा शो नहीं किया गया कि भाजपा शासित ये वाला राज्य ऐसा है जहाँ पर भाजपा की ओर से तमाम अच्छे कामकाज किए जा रहे हैं और सेम इसी तरह के मॉडल को अगर पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनेगी तो ये वाला मॉडल हम यहाँ पर पेश करेंगे। तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये गलती भी रही है कि मुद्दों से भटककर यहाँ पर राजनीति की गई है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने तक ही सीमित रही यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बात आपकी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों पर नहीं बात करते हैं, ये लोग जुमलों पर बात करते हैं। किसी भी किसी जो पार्टी राइवल पार्टी होती है उसके
किसी न किसी कमियों को ढूंढ करके उसको मैनेज करते हैं। ये तो निश्चित है। हम एक चीज इसमें आज के चुनाव परिणाम में एक चीज हम निकालेंगे कि जो भी है, आज नंदीग्राम अगर ममता बनर्जी हारी हैं तो इनका कैडर अधिकारी के साथ, शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में मर्ज कर गया। ये अपना कैडर वहां पर कहीं ना कहीं कुछ कमजोर हुआ है और जिसकी वजह से उनकी ये हार हुई है। और बाकी जगह जो जीत हुई है या जिस तरीके से भी है, तो उसके लिए उन लोगों ने वहां पर मेहनत की है। एक बात और मैं कहूंगा कि जब तृणमूल कांग्रेस के, चाहे वो राज्यसभा सांसद हो या जो भी कोई सांसद रहे हों, उनको वहां से रिजाइन करा के भारतीय जनता पार्टी में, जिसे कहते हैं ना कि भेद, कुछ चीजें होती हैं कि भेद डालना, तो ना कि साम दाम दंड भेद, भारतीय जनता पार्टी सारी चीजें करती है। ये भेद वाली नीति थी कि सांसदों को उनके यहाँ से तोड़ करके, चाहे वो राज्यसभा का सांसद है या जो भी है, राज्यसभा के सांसदों को भी भारतीय जनता पार्टी ने विधायक में लड़वाया, अपने लोकसभा के सांसद को भी वहां लड़वाया, जो अगर हैं जितने भी हैं, तीनों विधायक भी लड़े जो इनके थे। हाँ, 80 सीटें आई हैं, जिसमें कि कुछ कांग्रेस से भी कैंडिडेट्स आए होंगे, कुछ इधर उधर से पार्टियों से, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं या जो लोग हैं, वो लोगों को भी लिया है। एक का एक अभी कैडर ये लोग बनाने का प्रयास कर रहे थे। जहां 0 था, 0 से 3 हुए, 3 से आज 78 जो आपके हमारे चैनल पे दिखाई दे रहा है 78, जबकि ये कई चैनलों पर और जो सूचना हमारे पास है वो उसके हिसाब से 76 होगा। अभी ऑथेंटिक, मैंने कहा ना कि बहुत से परिणाम अभी बदलाव आ रहे हैं और क्या सच्चाई है वो थोड़ी देर के बाद अभी आएगी। अब क्योंकि कुछ जगह पे रिकाउंटिंग हो रही, कहीं पर वोटों का अंतर बहुत कम है तो वहां लड़ाइयां हुई है कि दोबारा रिकाउंट करो, तो इस वजह से परिणाम लेट हो रहा है। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी ना संजय जी, अभी तक जितने भी परिणाम देखने को मिले हैं, एटलीस्ट अभी तक कहीं से ये खबर सुनने को नहीं मिली कि ईवीएम को लेकर यहाँ पर इस पार्टी ने जीत हासिल करी है। इस बार कह सकते हैं कि ईवीएम का मुद्दा इतना नहीं छाया रहा। अदरवाइज अमूमन ये देखने को मिलता है कि जब भी कोई चुनाव परिणाम आए, जब भी किसी पार्टी की जीत हासिल होती हुई यहाँ पर नजर आती है, सबसे पहले ईवीएम को लेकर सवाल उठा दिए जाते हैं। और हाल फिलहाल में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो वाकई वो मुद्दा भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा था कि यहाँ पर जो बीजेपी के नेता है की गाड़ी के अंदर ईवीएम की यहाँ पर मशीन क्यों मिली है। तो कह सकते हैं कि एटलीस्ट ये वाला मुद्दा तो इस बार शांत रहा। ईवीएम का मुद्दा तो देखिए, ईवीएम में गड़बड़ी के मामले को लेकर के और सब चीजों को लेकर ममता बनर्जी ने फरवरी में भी पत्र लिखे थे, वो भी मुद्दा है। बहुत सारी चीजें हैं कि भाई चुनाव आयोग से हर कोई अपनी अपनी बात रखता है कि जो जो शंकाएं होती हैं उनको रखता है। जैसे कि ईवीएम को लेकर उनको शंका थी कि भाई केंद्र सरकार इसमें कुछ चेंज करा सकती है, बदलाव कर सकती है, लेकिन नहीं हुआ। आप ये देखिए कि आज परिणाम इनके पक्ष में है, इसलिए ईवीएम का मुद्दा नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी को भी परिणाम उनके पक्ष का आया, 78 सीटें आ रही हैं तो वो भी उनके पक्ष का है, इसलिए वो भी नहीं इस मुद्दे को उठा सकते कि हमने ईवीएम में गड़बड़ी है या ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन उनका जनाधार बढ़ा है, परसेंटेज वोट परसेंटेज बढ़ी है। वहीं पर जो ओबीसी का फैक्टर है वो भी आया है। वहीं पर किसानों ने भी जो विरोध किया है उसका भी मुद्दा आया है। पेट्रोल के दामों की बढ़ोतरी है उसका मुद्दा आया है। कोरोना आ गया उसमें लेकर के उस मुद्दे को हुआ है। कुछ लोगों ने बाहरी और स्थानीय का मुद्दा लगाया। बिल्कुल, कुल मिलाकर संजय जी कह सकते हैं कि देशव्यापी मुद्दे जो हैं वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की राजनीति पर हावी रहे हैं और शायद यही वजह है कि फिलहाल यहाँ पर जो टीवी स्क्रीन पर आंकड़े आते हुए नजर आ रहे हैं। वरना अगर जिस उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी वहां पर प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही थी तो वाकई ही यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार भी बनती हुई नजर आती अगर उसी तरीके से सारा माहौल देखने को मिलता। लेकिन आपने जिस तरीके से कहा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति जो है वो दूसरे राज्यों से काफी अलग होती है। और जी मैं एक बात और जोड़ूंगा, चीज और भी होती है कि अगर इनकी सीटें भारतीय जनता पार्टी की सीटें 160 होती तो क्या ये उनके विधायकों को नहीं तोड़फोड़ करते, किसी भी तरीके से सरकार बनाने का प्रयास करते? ये भी होता, ये भी चीजें होती किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद। और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं भी, बेशक भारतीय जनता पार्टी इस बात से साफ इनकार करती हो, लेकिन सर बहुत सारी टेप ऐसी है जो वायरल होती है, ऑडियो बहुत सारी ऐसी वायरल होती है और भारतीय जनता पार्टी पर तो शुरुआत से ये आरोप लगते आए हैं कि वाकई साठगांठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जाती है। आशीष जी आपके पास आना चाहूंगा। इन्होंने कर्नाटका में किया, इन्होंने मध्य प्रदेश में कर दिखाया, राजस्थान में फेल हो गए बस ये। ठीक है, क्या लगता है आशीष जी आपको कि वाकई देशव्यापी जो भी आंदोलन कह सकते हैं, किसानों का आंदोलन था, कोरोना था या फिर
जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थी, क्या लगता है आपको वाकई ये तमाम मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं बंगाल की राजनीति पर हावी होते हुए नजर आए? देखिए, अगर हम किसान आंदोलन की बात करेंगे तो हमें बाकी राज्यों के परिणामों को भी समझना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि किसान आंदोलन कोई मुद्दा था। हालांकि किसान नेताओं की तरफ से वो गए भी सही, लेकिन पूरे प्रचार के दौरान हमें कोई ऐसा प्रभाव उसका देखने को नहीं मिला कि किसान आंदोलन का कोई प्रभाव हो। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था कि दयाशंकर जी को कि मुद्दों की बात नहीं करते हैं, तो देखिए हम निश्चित रूप से कई मुद्दों पर चुनाव लड़ा, चाहे वहां पे तोलाबाजी हो, तुष्टीकरण हो, कट मनी हो, या फिर प्रधानमंत्री जो आयुष्मान योजना को लागू नहीं करना हो, किसानों करोड़ों किसानों को वहाँ किसान सम्मान निधि नहीं मिली हो। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिसको हमने उठाए हैं। और जहां तक अभी मैं सुन रहा था दयाशंकर जी को, वो कह रहे थे कि परिवर्तन जो है वो होता रहता है, परिवर्तन ही होता है जो कि स्थायी नहीं होता है। तो देखिए, तो ये बात तृणमूल कांग्रेस को भी समझनी पड़ेगी कि ममता जी हमेशा मुख्यमंत्री रहेगा, ये भी स्थायी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज 3 से मुख्य विपक्षी दल पहुंची है, 80 सीटों को लगभग हम आ रहे हैं। तो हो सकता है क्या हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जनता की आवाज बने, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। क्या कमी रह गई उसमें सब सुधार करते हुए निश्चित रूप से हम 2026 के चुनाव में बहुत बड़ी फोर्स बन के उभरेंगे। बिल्कुल आशीष जी, जो बातें आपकी ओर से कही गई है, दयाशंकर जी से इनका जवाब ले लेते हैं। जी दयाशंकर जी, आप काफी मुस्कुरा भी रहे थे जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं जो पश्चिम बंगाल में वहां पर आम धरातल पर नहीं लागू की जाती, या बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ जो है पश्चिम बंगाल की जनता को नहीं मिल पाता। देखिए, ये लोग स्वास्थ्य साथी हमारी जो है स्कीम, इन्हीं का परिवर्तित रूप ये लोग चलाते हैं। किसान साथी जो है इसका परिवर्तित रूप चलाते हैं और इसमें अधिकतम लोगों को हम लोग लाभ देते हैं। और ये दोनों सेम, आप उसको मैच करा लीजिएगा आप लोग, इनसे बेटर योजनाएं हैं। किसानों में तो जो प्रति एकड़ 5,000 रुपया के साथ साथ 2 लाख का डेथ क्लेम भी दिया जाता है। और रही बात ये लोगों इससे पहले से जो स्कीमें चल रही हैं, 100% स्टेट गवर्नमेंट उसको लागू कर रखी है, तो उस स्कीमों को जबरदस्ती चलवाना या उसका प्रचार करना, और एक हास्यप्रद ये बात ये लोग करते हैं, कट मनी होता क्या है ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन राफेल का बार बार मुद्दा उठता है, उसको हम लोग जरूर जानते हैं। और ये लोग बताएं कि जो भ्रष्टाचार मिटाने का बात करते हैं, इन लोगों का सर्कस कौन नहीं देखा है। ये लोग कहाँ महाराष्ट्र की घटना रही, एक दिन जिसके ऊपर काफी मुकदमे चलते थे, उसके साथ ये लोग सर्कस ऐसा दिखाए थे। आज ये लोग कट मनी का क्या मनी बोलते हैं, आज इनका सर्कस हम लोग बताते हैं। महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए, कितना बड़ा ये लोग सर्कस किए कि एक व्यक्ति इनके साथ आता है, गठबंधन के इनके साथ करता है, सरकार मुकदमे टोटल हटवाता है, अगले दिन इनको ठेंगा दिखा के चला जाता है और सरकार गिर जाती है, दूसरे की सरकार बनती है। अब चौटाला का घटना देख लीजिए, आता है और उनके पिताजी का अचानक अगले दिन भाई बरी कर देती है कोर्ट। तो ये लोग कहाँ से भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं। अगर भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते तो ये लोग बताएं कि अभी तक कितना काला धन ये लोग ला पाए। काला धन लाए तो क्या हुआ, नोटबंदी से क्या फायदे हुए, तो किस तरह से ये भ्रष्टाचार खत्म करेंगे अपने जहाँ जहाँ तो आपको लगता है कि जो भी वादे चुनावी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे थे, उन सभी को यहाँ पर जो बंगाल की जनता थी उसने नकार दिया, उसको लगा कि वाकई जुमलेबाजी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है, यही एक वजह रही कि यहाँ पर वोट नहीं दिया गया। प्रीति जी, जनता से जुड़े हुए मुद्दों का अगर आप वादा करेंगे, आप रोजगार की बात करते हैं, रोजगार लोगों को चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, अच्छे एजुकेशन के सेंटर चाहिए, बिजली सड़क पानी चाहिए, ये किसी भी सरकार के मेन मुद्दे होते हैं। लेकिन ये बताएं कि किस स्टेट में ये चुनाव लड़ते हैं, तो ये जो 5-6 मुद्दे मैंने बताया, इन मुद्दों को ये लोग जाते हैं और गंभीरता पूर्वक बताते हैं कि ये मेरे मुद्दे हैं, हमने ये विचार किया है। रैली में मैंने नहीं सुना ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अदर स्टेट में भी बताएं कि ये मुद्दे ये लोग उठाते हैं। अपना गुजरात मॉडल बताएं कि अमेरिका से जब ट्रंप महोदय आए थे तो 15 किलोमीटर का हम लोगों ने रोड बनाया था। इन लोगों से ये प्रश्न इनके होने चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से इतने ही अच्छे कामकाज पूरे देश में किए गए हैं, तो पश्चिम बंगाल में किसी राज्य के मॉडल को लेकर क्यों नहीं गए आप लोग? आप लोगों ने क्यों नहीं वहां की जनता को भरोसा दिलाया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनती है तो सेम इसी राज्य का मॉडल यहाँ पर लागू किया जाएगा? और आप देख सकते हैं कि उस राज्य की जनता कितनी खुश है। क्यों नहीं आप लोग किसी मॉडल को लेकर गए? क्यों आप लोगों ने सिर्फ वहां पर लगातार जय श्री राम के नारे लगाए और एक दूसरे को भड़काने का काम किया? आशीष जी,
देखिए प्रीति जी, मोदी जी 2001 में मुख्यमंत्री बनते हैं और 2001 से लेकर के 2014 तक वहाँ मुख्यमंत्री रहे और 3 बार उन्होंने वहाँ पे चुनाव जीता और वहाँ पे उस दौरान पे जीडीपी का भी काफी विकास हुआ, स्वास्थ्य सेवाओं का, एजुकेशन का, चाहे नर्मदा का जो पानी लाना हो, ये सब मुद्दे वहाँ पे व्यापक रहे। और हमने 2014 का चुनाव, दयाशंकर जी से पूछिए कि हमने जो चुनाव लड़ा 2014 का चुनाव देश में लड़ा मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार, उसमें हमारा प्रमुख मुद्दा विकास ही था। हमने कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं कही, कोई तुष्टीकरण की बात नहीं कही। राष्ट्रवाद निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है तब से राष्ट्रवाद उसके साथ एक मुद्दा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे वैचारिक मुद्दे रहते हैं ये। लेकिन हमने चुनाव गुजरात मॉडल के आधार पर लड़ा और पहली बार देश में बहुत सालों बाद एक पूर्ण बहुमत के केंद्र में एक सरकार बनती है। फिर देखिए, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जब हमने 2019 का चुनाव लड़ा, तो जब चुनाव में गए हम, तो हमारे मुद्दे क्या थे कि हमने देश में करोड़ों माताओं को गैस के चूल्हे दिए, करोड़ों माताओं बहनों को दिए। उसके बाद फिर हमने हर गांव में आजादी के, दयाशंकर जी मेरी बात तो सुनिए, दयाशंकर जी आप मेरी बात सुनिए पूरी, है ना। देखिए, हमने आजादी के बाद से ऐसे कई गांव थे, लाखों गांव ऐसे थे जहां पे बिजली नहीं पहुंची थी, वहां पे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत हमने वहां पे बिजली पहुंचाई। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमने देखिए करोड़ों जो है लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने आवास बनाए। उसके बाद हमने शौचालयों का निर्माण किया। देखिए, सब विकास के ही मुद्दे हैं जो यहाँ पर गिनवा रहे हैं ना, मान लेते हैं, हम मना नहीं कर रहे, हम मान लेते हैं कि वाकई आप लोगों की ओर से या जिन भी जगह पे आप बता रहे हैं यही मुद्दे थे। देखिए प्रीति जी, अगर आप ध्यान करेंगे तो प्रधानमंत्री जी अपनी हर रैली में यही मुद्दे उठाते थे। पश्चिम बंगाल के लोगों को क्या आप समझा नहीं पाए? ये एक बड़ी वजह रही। प्रीति जी मैं भी दयाशंकर जी को सुन रहा था, वो बात कर रहे थे किसानों की कि हमारे यहाँ पे भी योजना है। आप देखिए पूरे देश में केवल बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, आप देखिए देश में कांग्रेस की सरकारें भी है, अन्य विपक्षी दलों की सरकारें भी है, लेकिन पूरे देश के किसानों को, केवल बंगाल के किसानों को छोड़ करके प्रति वर्ष 6,000 रुपए मिलता है। तो अगर केंद्र सरकार दे रही है तो इसमें समस्या क्या है बताइए ना दयाशंकर जी। अगर कोई छोटा किसान है उसको 6,000 रुपए मिल रहा है, वो बीज और खाद खरीद पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, दयाशंकर जी आखिरी कमेंट दीजिए। देखिए, इनको गुमराह ये करने वाले लोग हैं। तृणमूल कांग्रेस द्वारा लगभग 73 लाख किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपए प्लस 18 से 60 साल के किसानों को 2 लाख रुपया डेथ क्लेम दिया जाता है। और ये लोग कहाँ से अनाप शनाप डाटा लाते, कहते हैं कि लगभग 25 लाख किसान है। रही बात जब 100% कोई सरकार वहां पे पेड कर रही है तो हमारी भागीदारी नहीं रहेगी। आप तो केंद्र में है, आप डाटा जो आपके पास है डायरेक्ट किसानों के अकाउंट में डाल दो। हम 100% पहले दें, फिर 60+40 में हमसे फिर आप लो, तो ये कहाँ से न्याय होगा प्रीति जी, ये बताएं आप। ये इतना अगर किसानों के हिमायती होते तो क्यों नहीं 25 लाख कहते हैं, तो 25 लाख किसानों के खाते में पेमेंट डाल देते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक आखिरी कमेंट चाहेंगे संजय राय जी। जी देखिए, सब परिणामों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और परिणामों के ऊपर डिस्कस चल भी रहा है। अभी हम लोग उस पर करेंगे क्या विकास के लिए जितना अगर कार्य किया होता और जो भी चीज जितना भी धन आया है या किया है, तो ये आज एक कोरोना महामारी का जो हम लोगों का चर्चा है, आज तो चुनाव पर पूरा समय बीत गया, आज कोरोना पर हम लोगों ने चर्चा नहीं कर पाए, ना उस पर कर पाए। लेकिन कोरोना पे कितना खर्च हुआ, क्या हुआ, जो विदेशों से अभी जो सामान आ रहा है वो कहाँ खर्च हो रहा है। आपने लॉकडाउन लगा दिया, किसी को वो सुविधा नहीं है, लॉकडाउन लग करके अर्थव्यवस्था सारी भी शर्मा जाएगी। 1 साल से पूरा खत्म है, आपने ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं की? 6 साल 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र पे सरकार है, तमाम राज्यों में है, उसके बावजूद आप कहते हैं विकास मॉडल दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन कोरोना को आप काबू नहीं कर पाए, लोगों को कर नहीं पाए। आज लाखों लोग मर गया, 2 लाख के आसपास की संख्या रोकी जा रही है। और संजय जी सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि ये दूसरी लहर है। अगर पहली लहर होती, क्योंकि जब रैंडमली आया था तब सच में किसी को समझ नहीं आ पा रहा था, डॉक्टर से वो भी नहीं समझ पा रहे थे कि वाकई क्या कुछ बीमारी है, क्या कुछ सिम्टम्स है और किस तरीके से हम इसका इलाज करें। लेकिन दूसरी लहर आने के बाद और भी स्थिति भयावह होती हुई नजर आ रही, तो कहीं ना कहीं वाकई सरकार की लापरवाही तो है। ये लोग, इनको मालूम था ये कर नहीं सके और अपनी बातों को कहते कि हमने विकास मॉडल दे दिया, हमने इतनी योजनाएं दे दी, सब कुछ कर दी। उज्ज्वला पे बात कर रहे हैं, उज्ज्वला गरीबों को दिया है, लेकिन गरीब ने एक सिलेंडर जो शुरू में गया उसके बाद दूसरा सिलेंडर भराया ही नहीं है, फिर वो चूल्हा फूक रहा है। आप जाके जांच करिए पूरे देश के अंदर कितने
कितनी जगह पे गैस भरी जा रही है। उज्ज्वला कहीं आंकड़ा निकाल लीजिए कि दोबारा सिलेंडर बिल्कुल संजय जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अगर सरकारें जो वादे करती है वो वादे पूरे होते हुए नजर आए तो शायद कोरोना से भी इस तरीके से जद्दोजहद हमें नहीं करनी पड़ती। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा किस तरीके से परिणाम अभी भी धीरे धीरे उलटफेर परिणामों में देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से अभी भी किसी भी राज्य को लेकर स्थितियां साफ होती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।